गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदनी के 12वें अध्याय सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। सम्मान जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें बताया गया है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। यह कहानी एक निभा नाम की छोटी बच्ची की है जो बहुत ही गरीब है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी सम्मान। निभा की कक्षा में पढ़ने वाली आशा नाम की छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर झांककर पैदल विद्यालय जाते निभा से हंसते हुए कहा था, अरे निभा, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम अच्छा बस्ता नहीं खरीद सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, न ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। यह सुनकर निभा को बहुत बुरा लगा था। क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या गरीब लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है किंतु बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने हैं। आशा का क्या है, उसके पिता तो धनवान हैं। उसे अपने माता पिता, कोठी, कार, नौकर चाकर व पैसों का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं हो जाना चाहिए। इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वह मन ही मन प्रश्न करती है और स्वयं ही उनमें उनके हल ढूंढ लेती। इस तरह से निभा एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। निभा गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। वह अपनी गरीब माँ की इकलौती संतान थी। गांव के लोग भी लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी माँ से जलते थे। अक्सर ग्रामीण लोगों से यह सुनने को मिलता था कि घर में खाने को अन्न नहीं है और चली है लड़की को पढ़ाने। तो निभा एक गरीब लड़की थी जो उसकी ही कक्षा की एक छात्रा आशा जब उससे कहती है कि जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और बस्ता भी नहीं खरीद सकती हो, अच्छा खाना नहीं खा सकती हो, न ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। तो यह सुनकर निभा सोचती है कि क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या गरीब लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? लेकिन फिर वह सोचती है कि गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, क्योंकि जब हमें अच्छा खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उसका संबंध बुद्धि से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कितने ही ऐसे गरीब महान हैं जो गरीबी झेलकर बड़े काम कर कर महान हुए हैं। फिर वह सोचती है कि आशा तो एक धनवान पिता की बेटी है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है, क्योंकि भले ही उसके पास धन नहीं है, वह गरीब है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से और अपने आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ सकती है और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकती है। क्योंकि निभा एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी, तो इसलिए उसे इन बातों का बुरा तो लगता था, लेकिन फिर वह सोचती थी कि वह अपने बल पर कुछ बड़ा कर कर दिखाएगी। तो निभा के पिता एक किसान थे जो 3 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और वो अपनी माँ की इकलौती संतान थी। तो गांव के जो लोग थे वो भी उससे जलते थे। उन्हें लगता था कि यह एक गरीब औरत है और अपनी बच्ची को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजती है, जिसके पास खाने पीने के लिए भी सही से नहीं है। निभा की माँ धन से गरीब थी किंतु विचारों की धनी थी। वह निभा को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखाकर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी। इसलिए वह हमेशा निभा को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियाँ और वीरों की गाथाएं सुनाती थी। कभी कभी तो निभा कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित हो उठती थी कि उस पात्र का अभिनय करने लगती थी। तो निभा की माँ धन से भले ही गरीब थी, लेकिन विचारों से बहुत अधिक धनी थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर उसके पिता का नाम ऊंचा करे।
इसलिए वह उसे ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जिससे वो उनसे कुछ प्रेरणा ले, उनसे कुछ सीख सके। निभा का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था। वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। उसमें ज़्यादातर अमीर घरानों के ही बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे माता पिता एवं भाइयों के साथ कार या स्कूटर से आते थे, जबकि निभा गांव से विद्यालय तक पैदल ही जाती थी। तो जो निभा थी वो गांव से दूर एक कस्बे में एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती थी। तो उस विद्यालय में अधिकतर अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ते थे, जो सब अपने गाड़ियों से आते थे। लेकिन निभा थी कि उसे पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी साधन नहीं था। निभा उम्र में तो बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान व अक्ल में बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालय के सभी बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। उसके साथ की लड़कियां उसे काली कलूटी घास वाली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वह उनसे चिढ़ती नहीं थी। उसे तो शैशव अवस्था से ही ऐसे कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी जो निभा थी, क्योंकि उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके थे। तो इसी वजह से शायद वह बचपन में ही बहुत अधिक समझदार हो गई थी। तो जो विद्यालय के सब बच्चे थे वो उससे चिढ़ते थे, उसे हीन भावना से देखते थे, क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी। और उसके साथ की जो लड़कियां थी वो उसे काली कलूटी घास वाली कहकर उसे चिढ़ाती थी और उसके साथ खेलना या खाना खाना पसंद नहीं करती थी। एक दिन नेहा ने उससे पूछा, निभा, क्या तुम वास्तव में काली कलूटी घास वाली हो? नेहा, जो कि उसकी क्लास में ही पढ़ती थी, तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम वास्तव में काली कलूटी और घास वाली हो? तो नेहा कहती है कि हाँ हूँ, इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना खर्चा स्वयं जुटाती हूँ, मैं तुम्हारी तरह किसी पर भार थोड़े ही हूँ। फिर रंग बनाना कौन सा हमारे हाथ में है? यह तो भगवान के बनाए रंग हैं। क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम इसे नकार सकते हैं? तो जो निभा थी वो नेहा से कहती है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। वो जैसा जिसको बनाता है वैसा ही सबको स्वीकार करना पड़ता है। और सही है कि अगर मनुष्य के हाथ में ही सब कुछ हो तो वह अपने लिए सब कुछ अच्छा करे, सबसे सुंदर बने, हर चीज़ उसके पास अच्छी हो। लेकिन ईश्वर जो हमारे लिए करता है हमें वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। जब फसल पकती तो निभा नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज़ नहीं खाती थी, क्योंकि वे उससे घृणा करती थी। उनकी घृणा के कई कारण थे। एक तो निभा का स्वभाव बहुत सरल था, दूसरे वह पढ़ाई में भी तेज थी। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी। वह उनसे पूछती, क्या मैं अछूत हूँ जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाते? उसे टका सा जवाब मिलता, हमें गंवारों के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर निभा चुप हो जाती थी, परंतु किसी से बैर नहीं रखती थी। जितना उससे हो सकता था दूसरों को की भलाई ही करती थी। तो निभा के साथ कोई भी लड़की खाना नहीं खाना चाहती थी, कोई चीज़ उससे शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सभी लड़कियां उससे घृणा करती थी। क्योंकि निभा सरल स्वभाव की थी, वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और उनमें हमेशा प्रथम भी आती थी। और उसका जो व्यवहार था वो सभी के प्रति बहुत अधिक विनम्र था। तो इसलिए जो दूसरी लड़कियां थी उन्हें आश्चर्य होता था कि ये एक गांव की गंवार सी लड़की कैसे सब कामों में उन लड़कियों से आगे निकल जाती है। तो निभा कभी कभी उनसे पूछती भी थी कि क्या मैं अछूत हूँ जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाती, कि मैं अछूत हूँ क्या, यानी कि आप मुझसे इतना भेदभाव क्यों करते हो जो आप मेरे साथ खाना भी नहीं खाना चाहते।
लेकिन जो निभा थी वो किसी से किसी तरह का कोई बैर नहीं रखती थी और हमेशा दूसरों की भलाई करने में ही विश्वास रखती थी। संयोग से इस बार निभा को प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी, इसलिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया था। समारोह में मात्र 4 दिन ही शेष रह गए थे। निभा बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। उस दिन सोमवार था। निभा चारा लाने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उनके सामने उसकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। निभा ने नम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। इससे पहले कि निभा की माँ उनके बारे में उसे कुछ बताती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का जिला अधिकारी हूँ। हमें तुम्हारे जैसे होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। चूँकि निभा स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, तो इस बार उसे प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया था। तो जो निभा थी, एक दिन निभा के घर के बाहर कुछ लोग और जिला अधिकारी आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और तुमने अपने परिवार, अपने गांव और अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा और तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। जिलाधिकारी उसे आमंत्रण पत्र देने आते हैं। आमंत्रण पत्र देकर उन्होंने निभा की पीठ थपथपाई। उसने सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। उसने निभा को गोद में उठा लिया। आखिरकार सम्मान का वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतज़ार था। राज्यपाल ने निभा को पुरस्कृत करने के बाद कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में निभा जैसे मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है और गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को निभा के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान उसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर्मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। स्कूल की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थीं, शर्म के मारे पानी पानी हो रही थीं। निभा के अध्यापक और अध्यापिकाएं स्वयं को और उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो जो निभा थी, उसने ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से राज्यपाल ने उसे सम्मानित किया और कहा कि निभा जैसी बच्ची इतनी मेहनती और होनहार है कि उसकी मेहनत का और उसके आदर्शों का सम्मान सभी को करना चाहिए। और ये सिर्फ उसके आदर्शों का ही नहीं बल्कि ये गरीबी का भी सम्मान है। और उससे जो है सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और सबक लेना चाहिए कि गरीब होना कोई भी अभिशाप नहीं है, बल्कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास है, सकारात्मक सोच है, तो वह जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सतत प्रयत्न ही सफलता की कुंजी हैं। क्योंकि अगर हम गरीबी से या किसी अन्य कारण से हार मानकर बैठ जाते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें आत्मविश्वासी होना चाहिए और हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए
और हमें हमेशा अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, निभा से स्कूल की लड़कियां घृणा क्यों करती थी? तो इसमें कई सारे कारण बताए गए हैं जिस कारण से स्कूल की लड़कियां निभा से घृणा करती थीं, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण था वह यह था कि निभा एक गरीब लड़की थी। तो इसका आंसर है, निभा से स्कूल की लड़कियां घृणा इसलिए करती थीं क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी। नेक्स्ट, निभा ने नेहा की बात का क्या जवाब दिया? जब नेहा ने निभा से पूछा था कि क्या तुम वास्तव में काली कलूटी और घास वाली हो, तब निभा ने नेहा से कहा था कि रंग बनाना तो ईश्वर के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन, निभा की माँ की क्या इच्छा थी? इसका आंसर है, निभा की माँ की यह इच्छा थी कि वह खूब पढ़े और अपने पिता का नाम रोशन करे। फोर्थ क्वेश्चन, जिलाधिकारी निभा को आमंत्रण देने क्यों आए थे? जिलाधिकारी निभा को आमंत्रण देने इसलिए आए थे क्योंकि उसने कला, संगीत व पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया था, जिसके लिए राज्यपाल उसको सम्मानित करना चाहते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, निभा के सम्मान में राज्यपाल जी ने क्या कहा? इसका आंसर है, निभा के सम्मान में राज्यपाल जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे देश में निभा जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है और गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को निभा के जीवन से सबक लेना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, निभा एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। सेकंड, निभा के पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। नेक्स्ट, निभा का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था। फोर्थ, निभा का चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। फिफ्थ, निभा ने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। निभा कहाँ रहती थी? गांव में। निभा के पिता क्या थे? किसान। समारोह में निभा व उसकी माँ का सम्मान किसने किया? इसका आंसर है, राज्यपाल ने। नेक्स्ट, निभा का स्वभाव कैसा था? सरल। निभा की माँ धन से गरीब थी लेकिन किस बात से धनी थी? इसका आंसर है, विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। निभा बहुत डरपोक थी। गलत। निभा अपनी गरीब माँ की दूसरी संतान थी। गलत। निभा के पिता किसान थे जो 3 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। सही। निभा की माँ उसे पढ़ाना नहीं चाहती थी। गलत। निभा का स्वभाव बहुत सरल था। सही। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग या प्रत्यय अलग अलग कीजिए। फर्स्ट, महापुरुष, महा प्लस पुरुष। धनवान, धन प्लस वान। मेहनती, मेहनत प्लस ई। प्रेरणादायक, प्रेरणा प्लस दायक। नम्रता पूर्वक, नम्रता प्लस पूर्वक। साहसपूर्ण, साहस प्लस पूर्ण। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग, नर्क, ऊंचा, नीचा। सकारात्मक, नकारात्मक। अच्छा, बुरा। गरीब, अमीर। सरल, कठिन।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें फर्स्ट है वर्ष, इसके दो अर्थ हैं आयु और साल। जैसे आप कितने वर्ष के हैं, और इस वर्ष हमारी फसल अच्छी हुई, तो इस वर्ष यानी साल। उसी तरह आदि, इसके दो अर्थ हैं, एक प्रारंभ और इत्यादि। नेक्स्ट अधर, अधर का एक अर्थ है होंठ और एक अर्थ है पाताल। इन शब्दों को वाक्य में आप स्वयं प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करते समय आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, जैसे वर्ष, आदि और अधर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी गणना ना की जा सके अगण्य, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मौखिक प्रश्न। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। आशा ने निभा को क्यों ताना मारा था? आशा ने निभा को इसलिए ताना मारा था क्योंकि वह गरीब थी। निभा के मन में कैसे कैसे प्रश्न उठते रहते थे। निभा के मन में प्रश्न उठते थे कि क्या गरीब होना अभिशाप है? क्या गरीब लड़की अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? नेक्स्ट क्वेश्चन, निभा की माँ किस तरह से उसके मन में पढ़ने के प्रति प्रेरणा जगाती थी? तो निभा की माँ उसे साहसपूर्ण प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती थी, वह वीरों की गाथाएं सुनाती थी। निभा को उसके विद्यालय में लड़कियां क्या कहकर चिढ़ाया करती थी? तो निभा को उसके विद्यालय में लड़कियां काली कलूटी घास वाली कहकर चिढ़ाया करती थी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।